सालों बाद जब मुझे मेरी ताकत वापस मिली तो मैं अपने बेटे को यह खुशखबरी देने के लिए खुशी खुशी घर लौटा। लेकिन मेरे होश तब उड़ गए जब मुझे पता चला कि जिस बेटे पर मैंने इतना भरोसा किया था वो असल में एक बहुत ही बूढ़ा जूलू था। अगले ही पल उसने बिल्कुल मेरे बेटे जैसी आवाज में कहा, पापा हैप्पी बर्थडे, आइए देखिए मैं आपके लिए क्या तोहफा लाया हूं। जुलू मुझे खाने की मेज पर खींच कर ले गया जहां बीचों बीच एक बहुत ज्यादा पका हुआ गला हुआ पैर रखा था। पापा, ये वो केक है जो मैंने आपके लिए बनाया है, एक बाइट लेकर तो देखिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जुलू मुझे बार बार पुकारता रहा, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और मुझे नाराजगी से देखने लगा। पापा, क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया क्या? वो मेरे चेहरे के भावों को गौर से देखता रहा और उसका हाथ पास रखे चाकू की तरफ बढ़ने लगा, मानो जरा सी भी गड़बड़ होते ही वो मेरा गला रेत देगा। शांत हो जाओ, मुझे शांत रहना होगा। उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलने देना है कि मुझे दिख रहा है। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर मेरी आंखों से आंसू बहकर मेज पर गिरने लगे। नहीं बेटा, मैं तो बस बहुत खुश हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद होगा। पिछले महीने तो तुमने कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुम मुझसे करते हो। जुलू का शक थोड़ा कम हुआ। उसने टिश्यू निकाला और मेरे आंसू पोंछे। पापा, रोइए मत। मुझे खुशी है कि आपको यह तोहफा पसंद आया। जहां वो कटा हुआ पैर रखा था वहां उसने मोमबत्तियां रगड़ी और मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगा। वो पैर देखने में बस 40-50 सेंटीमीटर का लग रहा था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। सवालों की बौछार होने लगी। ये कब से मेरे बेटे का रूप धरकर घूम रहा है और उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? कोई ताज्जुब नहीं कि हाल ही में मेरा बेटा मेरे इतना करीब आ गया था और हर रात मेरे साथ सोना चाहता था। पापा, एक विश मांगिए और मोमबत्तियां बुझा दीजिए। मैंने सीधे साधे बच्चे की तरह एक विश मांगी और मोमबत्तियां बुझाने के लिए नीचे झुका। अचानक जुलू के गले से एक अजीब सी हंसी निकली। पापा, क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको नहीं दिख रहा? मुझे जल्दी जवाब दो। मैंने तो केक खिसका दिया था। आपको कैसे पता चला कि मोमबत्तियां कहां बुझानी है? पागल बच्चे, काश मुझे दिख पाता। मुझे चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं रोशनी महसूस कर सकता हूं। ओह, अच्छा समझ गया। आप यहीं रुको, मैं फ्रिज से आपके लिए कुछ खाने को लाता हूं। वो सुअर जैसा आदमी मुड़ा और फ्रिज की तरफ बढ़ा। मैंने एक गहरी सांस ली। जो डर मुझे पहले लग रहा था वो अब काफी हद तक कम हो चुका था। खुद को शांत करते हुए मेरा हाथ पास रखे तोहफे पर पड़ा। मेरे और उस आदमी के शरीर में बहुत फर्क था। अगर बात सीधी लड़ाई पर आती तो शायद मेरे जीतने की उम्मीद ज्यादा होती। ये सोच तब तक ही रही जब तक मैंने उसकी कमर पर वो डरावनी काली बंदूक नहीं देख ली। वो टेबल पर खाना ले आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे साथ ये रोल प्लेइंग गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने भी नाटक जारी रखा और अपनी धूप से जली त्वचा को सहलाते हुए कहा, बेटा, पापा को थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। उसने मेरे लिए बेडरूम का दरवाजा खोला। फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे बिखरे पड़े थे। कटी हुई उंगलियां यूं ही जमीन पर पड़ी थीं। दरवाजा पूरा खुला था जहां एक लड़के का सिसकता हुआ शरीर दिखाई दे रहा था। पापा, क्या आपको कोई बदबू आ रही है? बेटा, तुम्हें नहीं पता, आजकल मैं ठीक से खा पी नहीं पा रहा हूं। मुझे बदबू का सही अंदाजा नहीं हो रहा। क्या कोई बदबू है? नहीं, बस मैंने तुम्हें नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूं। उस दरिंदे के कमरे से बाहर जाते ही येगुई की सिकुड़ी हुई लाश अचानक हिली और घिसटती हुई मेरी तरफ आने लगी। वो मेरा असली बेटा था और मुझे लगा कि शायद मैं सच में एक अच्छा बाप नहीं था। अपने बेटे के क्षत विक्षत शरीर को देखकर मेरी रूह कांप गई। दर्द सहते हुए मेरे बेटे ने पिछले कुछ दिनों की बात बताना शुरू की। वो दरिंदा 3 दिन पहले घर में घुसा था। उसने मेरे बेटे को एक बक्से से बांध दिया था और फिर उसकी आवाज निकालकर मुझसे बात कर रहा था। आज उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और कहा कि वो इन्हें मुझे तोहफे में देना चाहता था। पापा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस डर से कि कहीं वो रोने या चिल्लाने न लगे, मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मैं उसे बचाने का कोई रास्ता निकालूंगा। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि उसके पास पहले से ही एक प्लान है। पापा, आपको बस उस दरिंदे को उलझा कर रखना है और मैं रेंगते हुए बाहर निकलकर पुलिस को फोन करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। ऐसे हम बच सकते हैं। नहीं, उसके पास बंदूक है, मैं मारा जाऊंगा। पापा प्लीज, मैं आपका बेटा हूं। दर्द, असहनीय दर्द। अचानक गोली चलने की आवाज दोबारा गूंजी। मेरे बेटे के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में खौफ भरा था। पापा, मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। दरवाजा खोला और पीले रंग का चमकता हुआ चाकू अपनी आंखों की तरफ साध लिया। पापा, सोने से पहले नहा जरूर लीजिएगा। मेरा दिल डर से पसीने पसीने हो चुका था। वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता था।
लेकिन न जाना सीधे मौत थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने दांत भींचे और 2 कदम आगे बढ़ाया। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया बेटा, मैं अभी नहाने जाता हूं। जैसे ही चाकू की धार मेरी आंख की पुतली को छूने ही वाली थी, उस दरिंदे ने उसे पीछे खींच लिया। फिर मैंने खिड़की खोली और कुछ कागज बाहर फेंक दिए, ये दुआ करते हुए कि कोई राहगीर उसे देख ले और पुलिस को बुला ले। 2 कागज फेंकने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह तरीका बेकार है। हम एक सुदूर इलाके में रहते हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं और रात के 11 बज चुके हैं। किसी को वो कागज का गोला मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अब मैं क्या करूं? क्या कोई और रास्ता है? मैं बुरी तरह घबरा रहा था। तभी मेरी नजर धुले हुए कपड़ों के ढेर पर पड़ी। शायद मैं इनसे रस्सी बनाकर नीचे उतर सकता हूं। मैंने नीचे देखा। मैं 5वीं मंजिल पर रहता था। हर मंजिल लगभग 3 मीटर ऊंची थी। अपने कपड़ों को भी जोड़ लूं तो भी यह काफी नहीं होगा। अचानक सामने वाली इमारत की खिड़की में रोशनी हुई। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। हमारी बिल्डिंग्स बहुत पास पास थीं। मुझे उम्मीद थी कि सामने रहने वाला झांग साहब मेरी मदद करेगा। अगर झांग खिड़की खोलकर मुझे खींच ले तो मैं इस खतरे से निकल सकता हूं। मैंने नल खोल दिया। हाथ में बोतल और जेब में हेयर नेट डालकर मैं खिड़की की मुंह डेर पर चढ़ गया। जल्दी से बैठा और झांग भाई की खिड़की थपथपाने लगा। पानी की आवाज और गैस स्टोव की आंच ने मेरे खटखटाने की आवाज को छिपा लिया। झांग भाई ने खिड़की खोली और मैंने बिना आवाज के सिर्फ होठों से कहा, बचाओ। झांग भाई तुरंत समझ गए और उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। उन्होंने मुझे हॉल के सोफे पर बिठाया और मैं वहां हांफते हुए लेट गया। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने जो कुछ भी हुआ था सब सच सच बता दिया। मेरी बात खत्म होते ही झांग भाई चौकन्ने हो गए। जल्दी से खिड़की के पास गए और उसे बंद चालू करने लगे। फोन पर महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, वे जितनी जल्दी हो सके पहुंच रहे हैं। बातचीत खत्म होने के बाद मैंने झांग भाई से बार बार माफी मांगी तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम तो पड़ोसी हैं। लेकिन आपकी आंखें कब ठीक हुई? आज ही ठीक हुई हैं। डाके को सच में आपकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर आप कुछ दिन और वहां रहते तो न जाने कब तक उस सिरफिरे के साथ रहना पड़ता। मैंने सिर हिलाया और झांग भाई ने मुझे एक गिलास पानी दिया। ज्यादा चिंता मत कीजिए, पुलिस जल्द ही आती होगी। अगले ही पल दरवाजे की घंटी बजी और मैंने देखा कि झांग भाई के होंठ हल्के से कांपे। हेलो, डिलीवरी। झांग भाई और मैंने एक दूसरे को देखा। हम में से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि कहीं वो डिलीवरी वाला वही नाटा दरिंदा भेस बदल कर न आया हो। आखिर वो सिर फिरा मेरे बेटे की आवाज निकाल सकता था तो दूसरों की भी निकाल सकता था। ठक 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 उसने कुछ बार और दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो रुक गया। तभी झांग भाई का फोन वाइब्रेट हुआ। डिलीवरी वाले का मैसेज था, हेलो, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैंने आपका सामान दरवाजे पर रख दिया है, ले लीजिएगा। मैंने राहत की सांस ली। शायद सच में डिलीवरी वाला ही था। झांग भाई, इतनी देर गए, आपने क्या मंगवाया है? कुछ खास नहीं, मेरा कुत्ता मर गया। वो थोड़ा बड़ा था तो बदबू न फैले, इसलिए मैंने चारकोल और एयर फ्रेशनर मंगवाया है ताकि बदबू खत्म हो जाए। आपके पास कुत्ता है? क्या आप अकेले रहते हैं तो अकेलापन लगता है? क्या वो कोई बड़ी ब्रीड का था? हाँ, शायद। वो लगभग 1.6 मीटर लंबा था और उसका वजन 80 किलो से ज्यादा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा! शहर में इतना बड़ा कुत्ता तो पाल ही नहीं सकते ना। इसीलिए तो मैं उसे मार रहा हूं। मैं अगले महीने यहां से जा रहा हूं और उसे साथ ले जाना मुश्किल है। लेकिन मैं सच में कोई 2 मुंह वाला सांप नहीं हूं। मेरे दिमाग में बातें घूमने लगी। मैंने अनजाने में कदम पीछे खींच ली। झांग भाई ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे जानवरों से सच में प्यार है। मुझसे नफरत मत कीजिए। जानवर भी मुझसे प्यार करते हैं। यहां तक कि जोंगशियोंग, जो किसी से बात नहीं करता, वो भी सिर्फ मेरी सुनता है। मैं अचानक सन्न रह गया। मेरे दिमाग में एक कौंध कौंधी। जुरू, 2 मुंह वाला सांप, 1.6 मीटर लंबा कुत्ता, जोंगशियोंग, ये सारे शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे। झांग भाई ही शायद वो सिरफिरा कातिल था जो हमारे इलाके में घुसा था। मैंने घबराहट में थूक निकला। रसोई से कुछ उबलने की आवाज आ रही थी। झांग भाई, आप क्या पका रहे हैं? मैंने पूछा। झांग भाई ने घमंड से सिर हिलाया। जरूर, मैं 2 पैरों वाली भेड़ का मांस पका रहा हूं। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। इतना कहकर झांग भाई किचन की तरफ मुड़े। मैंने तुरंत एशट्रे उठाई और पूरी ताकत से उनके सिर के पीछे दे मारी। मुझे लगा कि एशट्रे टूट जाएगी, इसलिए मैंने बार बार हमला किया, लेकिन वो सिर से चिपक सी गई थी। झांग भाई ने मेरी कलाई पकड़ ली और असहनीय दर्द की वजह से मेरे हाथ से एशट्रे छूट गई। एशट्रे जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए। झांग भाई ने अपनी टोपी हटाई। उनके सिर के पीछे एक अजीब सा उभार था और उस उभार पर एक इंसान का चेहरा था जो बंद आंखों से मुझे घूर रहा था। यह नजारा देखकर मेरा खून जम गया। मैं मुड़ा और पास वाले बेडरूम की तरफ भागा। उस 2 मुंह वाले इंसान ने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे पीछे खींचने लगा। सिर की चमड़ी में हुए तेज दर्द से मेरी चीख निकल गई।
उस दो मुंह वाले आदमी ने मेरे बाल छोड़े और मेरा मुंह काटने की कोशिश की। मैंने उसकी उंगली पर जोर से काट लिया। वो दर्द से चिल्लाया और हाथ पीछे खींच लिया। मैं तुरंत कमरे में घुसा, दरवाजा जोर से बंद किया और एक ही झटके में अंदर से लॉक लगा दिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम भाग नहीं सकते, सीधे साधे बच्चे की तरह दरवाजा खोलो। दरवाजा बुरी तरह हिलने लगा और वो सिर फिरा गुस्से में चाकू से दरवाजे पर वार करने लगा। हर वार मेरे दिल पर लग रहा था। मैंने अपनी कांपती जांघ को चुटकी काटकर खुद को शांत किया और जल्दी से अलमारी खोली। अलमारी का दरवाजा चरचराकर खुला, बाहर से खटखटाने की आवाज रुक गई और इंसान के आकार का एक पुतला सीधा मेरे ऊपर आ गिरा। मैं डर कर एक तरफ हटने में कामयाब रहा और वो चीज जमीन पर गिर पड़ी। ओहो, ये तो अभी आधा अधूरा ही बना है। मैंने अभी बाकी 4 नए वाले नहीं बनाए थे। सोचा था पूरा करके आपको दूं। लेकिन हैप्पी बर्थडे मिस्टर ली, क्या आपको ये तोहफा पसंद आया? पसंद आया? खुश हैं आप? जवाब दीजिए मुझे, अभी जवाब दीजिए। मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। मैंने दांत भींचे और उसे नजरअंदाज करते हुए जल्दी जल्दी कपड़ों और चादरों को बांधकर रस्सी बनाने लगा। अरे मिस्टर ली मेरे साथ ही हैं, बेडरूम में छिपे हैं, जल्दी आओ, बंदूक से दरवाजा उड़ा दो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें कांप रही थीं। मैंने हाथों की रफ्तार बढ़ा दी। डिंग डोंग, घंटी बजी। मैंने कपड़े की आखिरी गांठ बांधी। कहां है वो? बेडरूम में। मैंने रस्सी को खिड़की से बांधा और मुंहडेर पर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। मैं तुरंत बेड के नीचे घुस गया। वे अंदर घुसे, मानो कीड़ों का झुंड हो। मैंने अपना निचला होंठ कसकर दबा लिया ताकि कोई आवाज न निकले। लानत है, वो भाग गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ो उसे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मैंने उनके कदमों की आवाज बाहर जाते हुए सुनी, लेकिन मैं ढीला नहीं पड़ा। मुझे डर था कि वे वापस आ सकते हैं। मैं कुछ देर बेड के नीचे ही रुका रहा, फिर बाहर निकला। चूंकि वो दो मुंह वाला और झूरू मिले हुए थे, उसने पुलिस को फोन नहीं किया होगा। मुझे खुद पुलिस को फोन करना था। मैंने कमरे में फोन ढूंढा, लेकिन देखा कि इंटरनेट और टेलीफोन की तारें कटी हुई थीं। छोड़ो, मुझे अभी यहां से निकलना होगा, कहीं वे वापस ना आ जाए। मैं बाहर जाने ही वाला था कि अचानक एक ठंडे हाथ ने मेरा टखना पकड़ लिया। मेरी धड़कनें रुक गईं। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वो दो मुंह वाला आदमी मेज के नीचे छिपा था और मुझे देखकर भयानक मुस्कान दे रहा था। मिस्टर ली, पकड़ लिया आपको। हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि दोनों आपके पीछे भागेंगे। एक को तो यहीं रुकना ही था। मैं बुरी तरह डर गया और पीछे हटने लगा। अगले ही पल उसने मुझे जकड़ लिया। दो मुंह वाले ने मुझे छत के सहारे बांध दिया। घोर निराशा में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे आंसू पोंछे। ठीक है, रो मत, आपका बर्थडे है, एंजॉय कीजिए। अगर दोबारा रोए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर उसने झूरू को फोन करके तुरंत आने को कहा। तुम क्या करने वाले हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैंने कहा। इंसानी जिंदगी बहुत छोटी होती है। भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। क्या यह गलत है? क्या लोगों को मारना तुम्हारे लिए बड़ा काम है? हाँ, बधाई हो, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। छोटी जो आने ही वाली है, वो सही जवाब देने के इनाम में आपके लिए नया बर्थडे गिफ्ट ला रही है। कैसा पागल इंसान है। मौत भी कोई तोहफा होती है क्या? प्लीज मुझे मत मारो। लगभग 40-50 साल की एक अधेड़ औरत को जूरू ने घर के अंदर धकेला। अंदर आते ही वो जमीन पर गिरकर उस दो मुंह वाले के आगे हाथ जोड़ने लगी, अपनी जान की भीख मांगने लगी। उस आदमी ने तुरंत उसके सीने पर चाकू अड़ा दिया। बहुत शोर मचा रही हो, आज मिस्टर ली का बर्थडे है। तुम्हारा रोना उनकी सारी खुशियों को खराब कर रहा है। अब रोई तो यहीं खत्म कर दूंगा। औरत ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। चलो, अब सब आ गए हैं, मिस्टर ली का जन्मदिन मनाना शुरू करते हैं। वाह, बर्थडे में केक खाते हैं और गेम खेलते हैं। केक तो हम खा चुके हैं, अब गेम खेलते हैं। हम खेलेंगे एक फेयर गेम खेलेंगे। जिसकी कहानी सबसे ज्यादा धमाकेदार होगी वो जीतेगा एक सरप्राइज प्राइज। शायद यहां से जाने का मौका भी मिल जाए, कौन जाने। बड़ों का आदर करना चाहिए। तो आंटी, शुरुआत आपसे करते हैं। अरे नहीं, पहले इन्हें बोलने दीजिए, ये उम्र में बड़ी है। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। वो दो मुंह वाला आदमी बिल्कुल सीरियस था। मुझे डर था कि अगर मैं नहीं बोला तो वो मुझे किसी और तरीके से तड़पाएगा। कुछ देर बाद मैंने दांत भींचे और कहा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया। उसने सिर हिलाया और उसकी नजर फिर उस औरत पर पड़ी। औरत की आंखों में थकान थी और वो रो रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं किया, सच में। हाँ, मैं बहुत ईमानदार औरत हूं। अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरा यह चाकू नहीं मान रहा। उसने औरत को जमीन पर पटक दिया और अपना जूता उसके सिर पर रख दिया। मैंने कहा था ना, शोर मत मचाना। सुनाई नहीं देता क्या? मुझे लगता है तुम्हारे कान फालतू हैं, इन्हें काट देता हूं। नहीं, मुझे याद आ गया, मैं बताती हूं, मैं सब बताती हूं। शाबाश, अच्छी बच्ची। मैं पहले बहुत सारी आवारा बिल्लियां पकड़ती थी।
उनके मुंह में लोहे की सुई चुभो देती थी ताकि वे रात भर चिल्लाती रहें। बिल्लियों को तड़पाना थोड़ा बोरिंग है, बस इतना ही। नहीं, मेरा मकसद बिल्लियों को तड़पाना नहीं था, वो तो बस एक जरिया था। मैं उनकी चीखों का इस्तेमाल किसी छोटी बच्ची को दरवाजा खोलने के लिए फुसलाने में करती थी। ओह, दिलचस्प है, आगे बोलो। हाँ, जैसे ही वो दरवाजा खोलती हम उसे दबोच लेते, बेहोश करते और ट्रक में लादकर पहाड़ों के गांव में बेच देते। वैसे तो ये एक तरह का भलाई का काम ही है। आजकल की लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, लेकिन गरीब लोग भी तो है ना, क्या वे बिना परिवार के ही मर जाएं? इसलिए मैंने एक पढ़ी लिखी टीचर को अपने पास के गांव में बेचा था, लेकिन वो बार बार भागने की कोशिश करती थी। तो फिर मैं क्या करती? उसके पैर तोड़ देती या उसे जंजीर से बांध देती। उसकी आंखें दोनों के बीच घूमने लगीं। फिर उसने एक भयानक मुस्कान दी। असल में इनमें से कुछ नहीं। पैर तोड़ते तो टिटनेस और इन्फेक्शन का डर था। आखिरकार पैसे दिए थे उसके, अगर वो मर जाती तो पैसे डूब जाते, और जंजीर से बांधते तो वो डिप्रेशन में चली जाती और जान देने की कोशिश करती। हमारे पास रोज उस पर नजर रखने का टाइम नहीं था, और इस बात का भी डर था कि कहीं वो नाटक करके हमारा भरोसा जीते और खाने में कुछ मिला दे। इसलिए हमने एक आसान तरीका निकाला। सूखे बैटरी सेल के अंदर का काला मसाला पानी में भिगोकर उसे छानकर खाने में मिलाकर पका देते थे। कुछ ही दिनों में वो औरत मंदबुद्धि हो जाती थी। पागल होना ही अच्छा है, थोड़ा सा खाना दो और पड़ी रहे, कोई विरोध भी नहीं करती। आंटी, आपकी कहानी सच में बहुत खतरनाक और धमाकेदार थी। मैं आपको विजेता घोषित करता हूं। आप जीतती हैं ये सरप्राइज प्राइज। चश्मे वाले आदमी ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और उस औरत को थमा दी। इससे इसे मार दो और हम तुम्हें जाने देंगे। औरत ने बंदूक ली। उसकी आंखों में हैवानियत की चमक थी। बंदूक की काली नली मेरी तरफ तनी थी। मैं गिड़गिड़ाने लगा। औरत ने ज्यादा नहीं सोचा, उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन अगले ही पल उसने बंदूक चश्मे वाले की तरफ मोड़ दी। मर जाओ, मर जाओ। बंदूक चली, लेकिन उसमें से गोलियों की जगह रंग बिरंगी रिबन निकली। औरत सन्न रह गई। माजरा समझ आते ही उसने बंदूक फेंक दी और पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ आंटी, मैं तो आपको छोड़ने वाला था। आपने भलाई का बदला बुराई से क्यों दिया? वो औरत पागलों की तरह माफी मांग रही थी। डर के मारे उसका पेशाब निकल चुका था। अरे भाई, ये बेचारी लग रही है। वैसे भी आज का दिन तो पापा के लिए है, तो इसे जाने क्यों नहीं देते? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसे जाने देता हूं। औरत भागने के लिए मुड़ी, लेकिन चश्मे वाले ने उसके बाल पकड़ लिए। तुमने तो कहा था कि मुझे जाने दोगे। ही। हाँ, मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि जिंदा जा सकती हो। मुर्दा इंसान भी तो जा ही सकता है ना। अगर इस खौफनाक कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और ऐसे ही सस्पेंस से भरे किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।